अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आप कोरोना के दिनों में बड़ी एहतियात के साथ अपने शब रोज़ गुजार रहे होंगे। आज हम जनाब अपने जो हमारे वकला दोस्त हैं उनके लिए जो है वो एक सेशन लेके आए हैं। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने PPSC ने अभी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कोई 59 सीट्स अनाउंस की हैं और इसी तरह असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की 59 सीट्स अनाउंस की हैं। फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 6 सीटें और इस तरह प्रोसिक्यूटर जनरल जो है डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की जो सीट्स हैं वो PPSC की वेबसाइट पे अनाउंस हुई थी। डेट तो उनकी अभी एप्लीकेशन की गुजर चुकी है। तो जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए हम रेगुलर एक सेशन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेपरेशन का। हमारे साथ माशाल्लाह से मौजूद होंगे वसीम रांझा साहब। ही इज़ वर्किंग एज ए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर और माशाल्लाह से इनका 12 साल का एक्सपीरियंस है। ये पहले CSS भी क्वालिफाई कर चुके हैं और जो एडिशनल का जो एग्ज़ाम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो इनका वंडरफुल एक्सपीरियंस है। जो हमें इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें और हमने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जो आपकी क्यूरीज हैं उसके लिए हमें आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। सर वसीम साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो एक थोड़ा सा जो वकला बरादरी है वो तो बहुत बेहतर हद तक जानती है कि आपका रोल और क्या कहते हैं ड्यूटीज़ इसमें क्या होती हैं। तो बट स्टिल अगर आपको इसमें कुछ चीज़ आप ऐड करना चाहें, आप क्यों समझते हैं कि ये जो जॉब है एक रेगुलर प्रैक्टिस से बेहतर है, ठीक है, और इसमें सैलरी पैकेज क्या है, तो इसका थोड़ा सा एक कंपैरिजन करनी अगर आप बता दें। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है इसके बारे में लोगों को इतनी ज़्यादा अभी तक अवेयरनेस नहीं आई। ठीक है। उसकी जो एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो प्रॉपर मीडिया के ऊपर इसको इतनी तशहीर नहीं हुई इस डिपार्टमेंट की। अगर देखा जाए तो आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके जो मेन पिलर है वो 3 पिलर्स हैं। उसमें जुडिशरी आता है, उसमें प्रोसिक्यूशन आता है और उसके बाद जजेस आते हैं। और हमारे जो लाइट्स एक कम्युनिटी है वो हम बेसिकली लाइट कम्युनिटी से हैं, लेकिन हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। गुड हो गया। ये जब इस डिपार्टमेंट को बनाया गया तो इसका जो मेन पर्पस ये था कि वो लोग जिनके कोई लॉस होते हैं या वो लोग फॉर एग्जांपल किसी को रॉबरी होती है या मर्डर होता है, उस लॉस के बाद उसको वकला को पे करना पड़ता है फॉर जस्टिस। तो इस चीज़ को रिप्लेस किया जाए और आपके पास एक सर्विस हो जो कि लोगों को फ्री और फेयर एक असिस्टेंस प्रोवाइड करे कोर्ट के अंदर और उनके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। तो इसका मेन पर्पस तो ये था। और सेकंड, जब ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ तो उस टाइम से लेके अब तक अगर इसके सैलरी पैकेज को देखा जाए तो ग्रेजुअली बहुत इम्प्रूव हुआ है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उसकी जो पे मतलब उसको दी जा रही है वो 17,500 प्लस 18 के प्रिविलेज है। ठीक हो गया। जो कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो BPS 18 में सर्व करता है उसको जो दिए जाते हैं अलॉन्ग विद 17,500 उसको एडिशनल अलाउंस दिया जाता है। ठीक है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसको BPS 17 के अलाउंसेस के साथ एडिशनल अलाउंस 1,500 जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो जो हाई कोर्ट के साथ जो अलाउंसेस है क्या वो नहीं मिलते हैं आप जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं? जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है जो हाई कोर्ट में अपेयर होते हैं उनको BPS 18 के प्लस उनको 55,000 अलाउंस दिया जाता है उनको। अच्छा अच्छा। इसके अलावा जहाँ पे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में अगर व्हीकल्स अवेलेबल हैं फ्यूल उनको दिया जाता है। तो मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया जाता है उसके प्लस आपको ये एडिशनल अलाउंसेस दिए जाते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब का एक आपको एडवांटेज होता है कि आपके पास एक सिक्योर जॉब है और आप कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। ज़्यादातर लोग जो है गवर्नमेंट जॉब इसीलिए ऑप्ट करते हैं। और सेकंड थिंग मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि आपको क्रिमिनल केसेस करने का एक मौका मिलता है जिससे लॉ फील्ड में आपका एक्सपीरियंस बहुत इनहांस होता है। ठीक हो गया। तो एक फॉर एग्जाम्पल एक DDPP जिसने 2 ईयर या 3 ईयर सर्विस की हो तो वो मिनिमम 200 या 300 मर्डर केसेस वो कर लेता है, जो कि एक सीनियर लॉयर इवन आफ्टर 15 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस को उसको ये मौका नहीं मिलता कि आफ्टर 15
ایئرس کی پریکٹس کے بعد بھی 200 مرڈر کیسز کو فرنٹ لائن پہ وہ ڈیل کر سکے. تو اس سے آپ کی جو لیگل آپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ بہت انہانس ہوتی ہیں. مطلب جو کرمنل پریکٹس ہے کرمنل سائڈ کی وہ آپ کی بہت اس میں بہتر ہو جاتی ہے. بہت بہتر ہو جاتی ہے. اچھا اس میں کیریئر پروگریشن کیا ہے؟ جس طرح ہماری ابھی گپ شپ ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ جی اس میں تو آپ ہائی کورٹ کے ججز میں بھی ایلیویشن ہوتی ہے آپ کے، آپ ٹاپ جب جاتے ہیں اس کے اندر. تو کیریئر پروگریشن کیا ہے؟ مطلب کتنے عرصے کے بعد کون سی سیٹ پہ، یا میکسیمم کہاں تک آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے اس میں؟ یہاں پہ میکسیمم جو ابھی تک سروس اسٹرکچر اویلیبل ہے وہ جو لوور کیڈر ہے اس کا سروس اسٹرکچر میں جو ہائیسٹ پوسٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، ٹھیک ہے، جو PPS 19 میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہائی کورٹ میں جو سینئر موسٹ ہے وہ ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ BAPS 19 میں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہمارے جتنے لوگ بھی BPS 19 میں پہلے جو فرسٹ بیچ کے کام کر رہے ہیں ان کی اب جو پروموشن BPS 20 میں ہو چکی ہے، اور ان کا جو سروس اسٹرکچر ہے وہ ان پروسیس ہے، وہ بہتر ہو جائے گا. سیکنڈ اپرچونٹی جو یہ ہے کہ لاسٹ 2 اور 3 جو ایلیویشنز ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں، ان ایوری ایلیویشن لاسٹ 2 ایلیویشن میں 2% فرام پراسیکیوشن سے جو ہائی کورٹ کے ججز بنے ہیں. یو کین نیم ا فیو، آپ کو مطلب؟ یس، ساقط علی خان صاحب، اچھا، اسجد جوید گرال صاحب، ٹھیک ہے، جو اس میں سے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی جو سلیکٹڈ نیمز ہیں اس میں خرم خان صاحب جو ہیں ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل ہیں، پہلے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل تھے تو ریسنٹلی پرموٹ ہوئے تھے ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل، تو ان کا نام اس میں ہے، تو ابھی فائنلائز نہیں ہوا. سر یہ تو بہت بڑی اپرچونٹی نہیں ہے؟ مطلب اگر آپ دیکھیں، کیونکہ میرے خیال میں آپ کا کیونکہ اسٹیٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ کا بڑا کلوز لائزن ہوتا ہے، چیف منسٹر اور گورنر ہاؤس اور جو بیوروکریسی ایگزیکٹو ہے، تو اور اسی طرح جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں، چیف صاحب ہو گئے اور رجسٹرارز ہو گئے، تو شاید اس وجہ سے بھی آپ کی نیٹ ورکنگ اچھی ہو جاتی ہے، تو یو گیٹ اے بیٹر چانس ٹو بی ایلیویٹڈ اس میں. ٹو سم ایکسٹینٹ آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ سیلیویشن میں لٹل بٹ ریلیشن کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ جب آپ سپیریئر کورٹس میں کام کرتے ہیں تو آپ کی سکلز اتنی انہانس ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ جب سلیکشن کرائٹیریا میں آتا ہے تو آپ نارمل لائر سے بہتر طور پہ وہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو آپ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو آپ کا ایکسپیرینس ہر لحاظ سے ان سے بہتر ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی کہ ایک اچھا لائر جس نے 15 ایئرس کسی کورٹ میں پریکٹس کی ہو، آفٹر 15 ایئرس اس کو اپرچونٹی نہیں ملتی ہے کہ وہ 200 یا 300 مرڈر کیسز کو ڈیل کر سکے. پھر ڈفرینٹ نوعیت کے مرڈر کیسز ہوتے ہیں. تو جبکہ ایک جو پراسیکیوٹر ہے جو ایک کورٹ میں لگا ہوا ہے، تو نارمل ہماری کورٹس میں، لاہور میں جو کورٹس ہیں تو نارمل کورٹس میں 100+ مرڈر کیسز چل رہے ہوتے ہیں. اچھا رنجن صاحب، میں معذرت کے ساتھ نا ہمارا انٹرویو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گیا، لیکن بڑی انٹرسٹنگ آپ باتیں کر رہے ہیں. میرے تو مائنڈ میں یہ تھا کہ یار یہ ویلے نکم میں جس طرح سارے سرکاری ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کیا غریبوں کی مدد کرتے ہوں گے. مطلب آپ تو جس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایک عام جو وکیل چیمبر میں پریکٹس کر رہا ہے ان سے کہیں زیادہ ان کے پاس اسکل سیٹ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے اس کے لحاظ سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کو سیکھنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. تو ورک لوڈ کا برڈن کتنا ہوگا پھر؟ ایگزیکٹلی. اچھا، آپ سیکھتے تب ہیں جب آپ کے کوئی ورک لوڈ ہوتا ہے. فرسٹ تھنگ تو یہ ہے. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ اب اگر دیکھا جائے فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کرمنل آپ کا ورک ہے کتنا. فار ایگزامپل اگر آپ شیخو پورہ کو لے لیں یا پنجاب کے جو سرٹن ڈسٹرکٹس ہیں ان کو لے لیں، تو وہاں پہ ورک لوڈ تھوڑا سا زیادہ ہے. لیکن وہ جو ورک لوڈ ہے وہ ورک لوڈ ہی آپ کی اسکلس کو انہانس کر رہا ہوتا ہے. آپ کو ڈفرینٹ نوعیت کے کیسز کا مطلب آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. فار ایگزامپل کسی ایریا میں ڈکیٹی کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پہ مرڈر کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ فائنینشیل کرائم بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ واحد وہ جاب ہے جس میں ایک پراسیکیوٹر کو ایٹ اے ٹائم فائنینشیل کرائم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کو رابری کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ڈکیٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کو مرڈر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو ویمن یا چلڈرن وائلنس کو بھی اس کو دیکھنا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو ورک لوڈ ہوتا ہے یہ بیسیکلی آپ کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتا ہوتا ہے. اس ورک لوڈ کی وجہ سے آپ کی جو کوالٹیز ہیں، آپ کی لا نوئنگ جو سکلز ہیں وہ نہاس ہو رہی ہوتی. اچھا، آپ نے تو ماشاءاللہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یو ونس ہے کہ جو بھی لوگ ہیں ان کو بڑا سیریسلی اس کی تیاری کرنی چاہیے. اٹس اے گڈ اپرچونٹی. اس میں ایک بات مطلب میں کروں گا کہ ہمارے جو اسپیشلی جو پنجاب ہے
जूनियर लॉयर्स जो है, हाँ, जूनियर लाइट्स हैं या जनरल कम्युनिटी जो है, तो वो ऐसी जॉब्स को प्रीफर करती है कि जो कि जिनकी कोई न्यूसेंस वैल्यू भी हो। बिल्कुल वंडरफुल। तो जितनी चीज़ें पाइपलाइन में हैं प्रोसिक्यूशन की, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि वन थिंग जो अभी पाइपलाइन में वही है 173 की रिपोर्ट। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करती है तो कोर्ट में एक चालान सबमिट करती है, उसमें 173 की एक रिपोर्ट होती है, उसमें डिफरेंट कॉलम बने होते हैं। सही है। तो जो रिसेंटली अभी जिस पे काम हो रहा है अमेंडमेंट में, तो उसमें एक कॉलम प्रोसिक्यूटर का होगा। जो हम अभी ये काम कर रहे हैं कि जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो हम उसकी एक अपने कोड ऑफ कंडक्ट के तहत एक रिपोर्ट कोर्ट को पेश करते हैं। उसे 9(7) कहा जाता है, सेक्शन 9 ऑफ कोड ऑफ जो हमारा प्रोसिक्यूशन एक्ट है, सब सेक्शन 7 के तहत हम देते हैं, जिसमें ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन का एक क्रक्स हम बताते हैं और हम कोर्ट को सजेस्ट करते हैं कि वेदर इस केस में ट्रायल होना चाहिए या इसमें नहीं होना चाहिए। तो जब ये हमने इस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया तो उसमें इसको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता था, लेकिन रिसेंटली जब हाई कोर्ट के साथ इस डाटा को कंपेयर किया गया कि जिन केसेस में हमने नॉट फिट फॉर ट्रायल लिखा हुआ था, हमने कहा जिनमें ट्रायल नहीं होना चाहिए, उनमें 99% इक्विटल हुई है। तो इसके ऊपर इस चीज को बड़ा सीरियस लिया गया है कि अगर ये पावर प्रोसिक्यूटर्स को मतलब दे दी जाए तो आपके कोर्ट का बर्डन बहुत कम हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि इससे इस जॉब की जो इम्पोर्टेंस है वो तो इनहांस हो जाएगी। ठीक हो गया। इस जॉब को अब जब भी कोई सर्विस स्टार्ट होती है तो आपको उससे करंट एटमॉस्फेयर को ना देखें, आप ये देखें कि इसका बेसिक पर्पस क्या था, ये आइडिया कहाँ से लिया गया। तो बेसिकली जो प्रोसिक्यूशन का आइडिया है ये क्राउन प्रोसिक्यूशन से लिया गया। और अगर आप यूके चले जाएं या आपके यूके के बारे में अगर जिन दोस्तों को थोड़ा बहुत नॉलेज है तो अगर यूके में आप देखें तो सिर्फ आपको क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस नजर आती है, वहां पे तो आपको पुलिस नजर ही नहीं आती। तो जो लीडिंग वहां पे फोर्स होती है वो तो प्रोसिक्यूशन है। गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब सर इसका जो सिलेबस है वो अगर मैं देखूं, क्योंकि आई एम ए सिविल सर्वेंट, आई एम ए सीएसपी ऑफिसर, तो मुझे लॉ वाली साइड का भी जो मैंने सिलेबस देखा है मुझे तो इतना नहीं लगा कि कोई बहुत पेचीदा है। और इंग्लिश का तो क्या कहते हैं, एक ऐसे है, एक प्रेसी और एक कंप्रीहेंशन है, ठीक है, 20-20 नंबर की उसके अंदर चीज़ें दी हुई है। तो थोड़ा सा एक तो सिलेबस इसका डिवाइड कर लिया, आप बता दें एडीपीपी का, डीडीपीपी का जो है, ठीक है, और अटारनी का भी, कि इसमें हायर लेवल पे पहले हमें बता दें कितने पेपर्स हैं, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि डिटेल में और इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। इसमें जो हाई लेवल पे सब जो सीट है डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की, उसके बेसिकली 5 पेपर्स हैं। ठीक हो गया। उसमें जो 4 पेपर्स हैं वो 100 मार्क्स के हैं और 1 पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है। ठीक है। अब उसमें डिवीजन ऑफ ये बेसिकली सारे क्रिमिनल लॉ के, ठीक है, 3 पेपर क्रिमिनल लॉ के हैं, 4th वन जो है वो आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का है। ठीक है। 3 में उसको अब डिवाइड किया गया, डिफरेंट उसमें लॉज हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसमें ऐसा नहीं है कि 173 का होल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक सर्टेन पोर्शन को दिया गया है। ठीक है। इसी तरह जो आपके बाकी हैं, फॉर एग्जांपल इसमें जो क्रिमिनल लॉ का पेपर 3 है तो वो एविडेंस के रिलेटेड है, उसमें होल एविडेंस नहीं है, उसके सर्टेन पोर्शंस हैं उसमें। जो इसमें जो मेन चीज वो ये है कि आपको थॉरली इसको गो थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पेपर्स हैं इनको आप नॉन सीरियस तरीके से इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको सीरियसली इनकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। क्योंकि इसमें जो मार्क्स की डिवीजन है वो ईच पेपर में 75 मार्क्स जो हैं वो आपके जनरल थ्योरी के हैं और 25 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव के हैं। ठीक हो गया। 25 जो ऑब्जेक्टिव के मार्क्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अगर वो आपके 25 मार्क्स आ जाते हैं तो आप बेहतर पोजीशन पे होते हैं एज टू अदर कैंडिडेट्स। तो इसी तरह जो आपके डीडीपीपी का जो है और एडीपीपी का है तो ऑलमोस्ट इन 3 पेपर्स का सिलेबस सेम है, लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो पेपर है उसको जम किया गया है क्रिमिनल लॉ पेपर 1 में। ठीक है। तो वहां पे जो उनके जो मार्क्स की डिवीजन है वो ईच पेपर जो 150 मार्क्स का है। ठीक है। तो उसमें 125 की जो थ्योरी है 25 मार्क्स का इसमें ऑब्जेक्टिव है और इंग्लिश का इन 3 पेपर्स में 50 मार्क्स का है। वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको बेसिक लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उसमें एक ऐसे है आपका और एक प्रेसी है और एक मेरे ख्याल में इसमें कंप्रीहेंशन जो है आपकी ना प्रेसी राइटिंग उसमें तो वो इसमें है, मतलब है।
ठीक तो मेन चीज जो है वो 25 मार्क्स को आपने सिक्योर करना है। बिल्कुल सही है। अगर आपने अपने 25 मार्क्स को स्कोर कर दिया तो आप सेफर जोन में होंगे। बिल्कुल और सही है। एक बात जो अहम है कि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब एक पोस्ट के अगेंस्ट जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो सम टाइम 30-40 लोग होते हैं। सही है। तो इतने ज्यादा लोग जब अप्लाई करते हैं तो आपको रिटन में एक अच्छा स्कोर करना जरूरी होता है ताकि पीपीएससी के जो क्राइटेरिया इंटरव्यू का उसके ऊपर आप पूरा उतर सकें। इसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो लीगल कम्युनिटी है या वैसे ओवरऑल हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप थोड़ी सी अब वीक होती है। वो मुझे खोसा साहब की एक याद आ गया, एक उनका वो एक डिसीजन था, उन्होंने बल्कि नहीं एक स्पीच कर रहे थे, उन्होंने कहा एक जो जज है उसको बहुत अच्छा मैथमेटिशियन होना चाहिए, उसको बहुत अच्छा फिलोसफर होना चाहिए, फिलोसफी पढ़ी हुई हो, उसको लिटरेचर उसने बड़ा अच्छा पढ़ा हो, लैंग्वेज में उसकी अच्छी ग्रिप हो। खैर हमारे पास जनाब प्रोफेसर शकील साहब हैं लैंग्वेज के लिए। वो आपको जो ये एसे कम्प्रीहेंशन और प्रेसी का जो पार्ट है आपका लैंग्वेज का वो इंशाल्लाह कवर करवा रहे होंगे। और ऑब्वियसली रांझा साहब जो है वो इसमें जो आपका लॉ के रिलेटेड जितने पेपर्स हैं वो उसको कवर करवा रहे होंगे, बिकॉज ही इज़ द राइट मैन जो कि अभी डिपार्टमेंट में सब भी कर रहे हैं और जो सिलेबस है सारा वो भी उन्हीं के डिपार्टमेंट ने बनाया, तो उसके मतलब वो बेहतर गाइड करेंगे। अब सर इसमें कोई रिकमेंडेड बुक्स, तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि आपने जो रेलेवेंट लॉज हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है, उनका टेक्स्ट तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, ठीक है, और या फिर आप उसके रिलेटेड केस लॉज आप पढ़ेंगे। तो रिकमेंडेड क्या आप रिकमेंड करते हैं कि जो लोग खुद से तैयारी करना चाहते हैं, सम पीपल कांट अफोर्ड फीस, और वो वैसे तो हम ये ऑनलाइन कर रहे होंगे लेकिन सम पीपल कांट कम टू लाहौर, और या ऑनलाइन भी वो जो है वो नहीं उस तरह से कर सकते तैयारी, तो आप उनके लिए बुक्स रिकमेंड क्या करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से तैयार करें? इसमें एक तो ये है कि हम अपने इस चैनल के तवसत से एक रिकमेंडेड बुक की जो लिस्ट है वो हम सारे दोस्तों को हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जो थ्योरी होती है आपको या जो पेपर यहाँ पे जितना सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइडेड है इसके बेयर एक्ट जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो लेकिन ज़रूरत ये है कि उस बेयर एक्ट को थॉरली पढ़ा जाए। ठीक हो गया। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें आप जस्ट पिक एंड चूज करें। और जैसे रूटीन में हमारे स्टूडेंट्स की एक आदत है कि वो पुराने पेपर्स को निकाल लेते हैं और एक गेस लगाते हैं और गेस लगा के उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसका जो की फॉर सक्सेस है वो ये है कि आर बेयर एक्ट्स, क्योंकि इसमें सारे एक्ट्स प्रोवाइडेड हैं, बिल्कुल ठीक आर बेयर एक्ट्स को प्रॉपर पढ़ा जाए और उनको प्रैक्टिकल वर्क की रोशनी में पढ़ा जाए। तो ये इसका की टू सक्सेस है। बाकी जितनी बुक्स हैं, सिलेबस है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप अपने चैनल के ऊपर उसको वो जी हम जो सिलेबस है इसका सारा वो हम हाईलाइट्स भी कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे। आप हमारे वेबसाइट से जाके उसको जो है वो इजीली उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो उसका कोई बिल्कुल इशू नहीं है। सर हम इसको फाइनली अपनी डिबेट जो है उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं। कोई चीज़ जो आप इसमें ऐड करना चाहें, फाइनली कोई मैसेज, कोई चीज़ आप समझते हो कि ये इसके रिलेटेड बहुत ज़रूरी है इस इन्फॉर्मेशन का उनको पहुंचना? प्रिपरेशन के बारे में कि मैं और शफीक साहब हमने सीएसएस से इकट्ठा दिया था, तो हम दोनों ने रिटर्न किया और माशाल्लाह आप एलोकेट हो गए, हम एलोकेट नहीं हुए। ठीक है, किस्मत की बात है ये सारी। that happens, ये तो जब हम प्रिपरेशन करते होते थे तो कोई भी चीज़ किसी को पिलाई नहीं जा सकती। तो ये जो हमारा फोरम है इस पे हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। हम आपको बेसिक लॉ के बारे में बताएंगे और इसमें काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो प्रोसिक्यूशन के प्रैक्टिकल वर्क के बारे में है। हम इनको प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो मेहनत इन लोगों ने खुद करनी है। तो ये मैं यही कहूँगा कि फिर भी कहूँगा कि इंस्टीट्यूशंस मैटर ज़रूर करते हैं लेकिन आपकी मेहनत ज़्यादा मैटर करती है। वंडरफुल। तो इन द लाइट ऑफ आवर गाइडलाइन अगर आप अच्छा प्रिपेयर करेंगे हम होपफुल हैं कि हमारे दोस्त इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। चलें जी, थैंक यू। आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स हमने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी इसकी फर्दर डिटेल्स है वो आपको हम दे देंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज़।